बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटिटीज। बस चैप्टर नंबर 11 की वीडियो नंबर 3 के साथ आपके साथ मौजूद हैं और इस टॉपिक में हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। मेजर हमारे दो टॉपिक होंगे। नंबर 1 हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कैसे किया जाएगा। फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे और आखिर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस की तरफ भी बढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है आज का टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड को डिटरमिन करने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेनी होती हैं और उन मेजरमेंट्स में सबसे पहली बात है इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। वो रेगुलर टाइम इंटरवल कितना होगा इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन इटसेल्फ। इफ द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप उसको 6 दिन बाद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर रिएक्शन जो है मॉडरेटली फास्ट है तो आप 15-15 मिनट के या आधे यानी रिएक्शन को देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स कितने टाइम बाद नोट की जाएगी। कैसे नोट की जाएगी वो बाद में देखते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे पास एक टेबल डेवलप हो जाएगी जिसमें हमारे पास एक कॉलम होगा, लेफ्ट वाला कॉलम जो टाइम का कॉलम होगा और टाइम के कॉलम में 0 यानी बिल्कुल इनिशियल टाइम। फिर लेट्स से कि रिएक्शन मॉडरेटली फास्ट है तो हर 5-5 मिनट बाद आप रिएक्शन को नोट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है देखना। ये होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आसानी से मेजर हो सकती है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आसानी से मेजर हो सकती है। सम टाइम दोनों की मेजर हो जाती है तो सम टाइम दोनों को ही फोकस किया जा रहा होता है, सम टाइम किसी एक को फोकस किया जा रहा होता है। तो ये दोनों बातें जो है ना वो बहरहाल एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ। जब ये आ जाएं और हमारे पास एक टेबल डेवलप हो जाए तो फिर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ की स्लोप हमें बताती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अब आपकी स्क्रीन पर यहां पर वो ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें मदद से आप टाइम को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पर ली जाती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का अगर ग्राफ ड्रा किया जाएगा तो वो 0 से यानी आप कह लीजिए बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके ओरिजिन से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर यही ग्राफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए ड्रा किया जाए तो ये वाई एक्सिस से प्लॉट होता हुआ नीचे की जानिब जा रहा होता है, यानी ग्राफ डिसेंडिंग आप कह लें कि डिसेंडिंग स्लोप के साथ मौजूद होता है, ठीक है। दोनों सूरतों में आपने ये बात याद रखनी है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ डिक्रीज हो रही होती है बिकॉज इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कंज्यूम होती है यानी टाइम गुजरता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन merely depends upon concentration of the reacting substances except the zero order reaction। बाकी में आप जानते हैं सब में ऐसा ही होता है। तो अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर स्लोप फाइंड आउट की गई है और स्लोप जो है ना वही असल में रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक हो गई। अब हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। ये हम चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा सी और डेल्टा डी मोल पर डीएम के ऊपर सेकंड से की यूनिट फाइंड आउट की जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये मोल पर डीएम के ऊपर सेकंड हो, कोई भी यूनिट इस्तेमाल की जा सकती है। इट मे बी एटीएम पर मिनट, इट मे बी किलोग्राम पर आवर, डिपेंड्स अपॉन कि किस किस्म का रिएक्शन है। बेटा अब हम एक अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हमने देखना है कि ये जो हम हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेजर दो क्लासेस हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फिजिकल मेथड्स, द अदर वन इज कॉल्ड एज केमिकल मेथड। बेटा फिजिकल मेथड में हम पूरी कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स यानी रिएक्शन मिक्सचर को कोई नुकसान ना हो और रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की या दोनों की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट हो जाए एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यूजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट
और द प्रोडक्ट और बोथ, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही होती है। तो बेटा फिजिकल मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले मौजूद है स्पेक्ट्रोमेट्री। आपकी स्क्रीन पर अब एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक डायग्राम नजर आ रही है। इस स्पेक्ट्रोमेट्रिक डायग्राम में आपको लाइट सोर्स नजर आ रहा है जिससे काफी सारी लाइट्स निकल सकती हैं, या आप कह लें कि काफी सारी वेवलेंथ्स की लाइट्स निकल सकती हैं। इसको कॉलीमेटर में से और मोनोक्रोमेटर में से गुजार कर एक सिंगल कलर्ड की लाइट निकालने की कोशिश की जाती है, और फिर सिंगल कलर्ड लाइट को मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो सिंगल वेवलेंथ की लाइट को हम पास करते हैं सैंपल में से, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सैंपल में जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कुछ अमाउंट लाइट की एब्जॉर्ब हो गई और बाकी ट्रांसमिट हो गई। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको आगे एंड पर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और फिर इसको कंपेयर किया जाता है। इस दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैंपल और रेफरेंस दोनों मौजूद हैं और कंपेयर किया जा रहा है कि सैंपल में और रेफरेंस में लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। तो सैंपल में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और रेफरेंस में कम लाइट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर रिएक्टेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट डिक्रीज होती चली जाएगी, या आप कह लें कि ट्रांसमिटेंस ऑफ द लाइट इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर प्रोडक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगी, ट्रांसमिटेंस डिक्रीज होगी। इसी से हम इन तमाम इंस्ट्रूमेंट जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके साथ ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मौजूद होता है जो रिजल्ट भी निकाल देता है कि इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है। तो ये था बेटा स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे। बेटा अगले मेथड का नाम आपके सामने नजर आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में ऑब्वियसली हम जो हमारे पास सैंपल है हम उसमें से चेक करेंगे कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आमतौर पर एसिड बेस रिएक्शंस इसकी मदद से आसानी से चेक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेंगे। आपके ख्याल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोडक्ट साइड की ज्यादा होगी या रिएक्टेंट साइड की? तो बच्चे याद रखें कि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 4 आयॉन्स मौजूद हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड पर जाते हैं इसी केस में तो आपको नजर आता है कि प्रोडक्ट साइड पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन साथ वाटर बन रहा है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ आयॉन्स डिक्रीज हो गए। यानी जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा इन द एक्वस मीडियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करके हम टाइम टू टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन के रिएक्शन किस किस्म का। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl की बात करें, द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से मेजर नहीं होता, उसके लिए कोई और मेथड इख्तियार किए जाते हैं। बहरहाल बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करें तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड पर 4 आयॉन्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मदद से बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है। द नेक्स्ट वन इज डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। बेटा डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में हम वॉल्यूम चेंजेस को मेजर कर रहे होते हैं, और वॉल्यूम चेंजेस को मेजर करने के लिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर डाइलेक्ट्रोमीटर नजर आ रहा है। डाइलेक्ट्रोमीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो जाहिर बात है सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिखाया गया है। इसमें हमें नजर आ रहा है कि मर्क्यूरी का एक कॉलम है जो किसी गैस के प्रेशर में मौजूद है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा मर्क्यूरी का कॉलम चेंज होता नजर आएगा। यानी डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो टोटल वॉल्यूम है रिएक्टेंट साइड का वो 4 dm³ है, जबकि प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम सिर्फ कितना है 2 dm³। तो देयर इज ए चेंज इन द वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड इंपॉर्टेंट तो बहुत है, आसान भी बहुत है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, यानी इसका स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सम फ्यू कंपाउंड्स। जैसे कि आपको इस वक्त यहाँ पर
पोलैरिमीटर का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं आप, पोलैरिमीटर बेटा वो डिवाइस होती है जिससे ऑप्टिकल रोटेशन मेथड को यूज किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि लाइट सोर्स है और सबसे पहले हमारे पास एक प्रिज्म इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि दर हकीकत पोलराइड कहलाता है और ये लाइट को पोलराइज करता है। ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसको फिर सैंपल में से गुजारा जाता है। सैंपल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप देख सकते हैं कि सैंपल में से गुजरने के बाद प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट थोड़ी सी रोटेट होती नजर आ रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ऊपर वाला एरो देखें आप, थोड़ा सा लेफ्ट को टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और आखिर में लगाया जाता है एनालाइजर। ठीक है, ये पोलराइड और एनालाइजर सेम मटेरियल के डिवाइस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन जो पोलराइड है वो फिक्स है जबकि एनालाइजर रोटेटेबल है। ठीक है जी, तो हम एनालाइजर को रोटेट करके चेक करते हैं कि लाइट कितनी रोटेट। यहां पर जो बात याद रखनी है कि जितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं उनमें जो रोटेशन है यानी एंगल ऑफ रोटेशन है इस पोलराइज्ड लाइट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो वेरी सिंपल सी बात है कि अगर रिएक्टेंट में से कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो जैसे कि टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये एंगल ऑफ रोटेशन भी कम होता चला जाएगा। इसके बिल्कुल बरक्स अगर प्रोडक्ट में से कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर जब उसको यहां पर प्लेस किया जाएगा यानी रिएक्शन मिक्सचर को टाइम टू टाइम प्लेस किया जाएगा तो रिएक्शन मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, तो ये एंगल ऑफ रोटेशन जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से हम बड़ी आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। मींस हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है। बेटा ठंडे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, गर्म पानी का डिफरेंस होता है। इवन अगर आप एक एक डिग्री सेंटीग्रेड के फर्क से भी नोट करें तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस डिफरेंट नजर आएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मिक्सचर जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ही ना हो जबकि प्रोडक्ट उसके अंदर डेवलप होते चले जा रहे हैं, और जब बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट सारे खत्म हो गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि प्योर रिएक्टेंट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर प्रोडक्ट से बराबर हो जाए? ये नहीं होता। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एबीज रिफ्रैक्टोमीटर नजर आ रहा है। ये रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो हम करते क्या है कि बगैर मेन रिएक्शन चैम्बर को डिस्टर्ब किए इसमें सहूलत नजर आती है। ये बिल्कुल आप कह लें कि माइक्रोस्कोप की तरह का ही होता है। इसमें पाइप्स वगैरह फिट होते हैं, थर्मामीटर वगैरह एडजस्टेड होता है ताकि टेम्परेचर को नोट किया जा सके। इसमें एक तरफ से पाइप से रिएक्शन मिक्सचर एंटर होगा, थोड़ी देर वो वहां रुकेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट किया जाएगा, मैनुअली भी नोट होता है, आप ऊपर से देख सकते हैं उसको, मोनोक्लोर होता है। और उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर वापस ओरिजिनल रिएक्शन मिक्सचर में रिटर्न कर दिया जाता है ताकि रिएक्शन मिक्सचर जाया ना हो सके। और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम भी इसके साथ मौजूद होता है जो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साथ साथ नोट करता जाता है। तो ये था बेटा एबीज रिफ्रैक्टोमीटर, जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बार बार मेजर करके हम बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरफ को जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या सस्टेन कर रहा है। आमतौर पर तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। आखिर में आ गया बेटा हमारे पास केमिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड से बिल्कुल डिफरेंट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बाकायदा रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ अमाउंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर बाहर निकाली जाएगी, उसको फौरन डाइल्यूट किया जाएगा, उसके बाद उसको फौरन ठंडा किया जाएगा, ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। और उसके बाद जो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर केमिकल रिएक्शन करके हम रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं, यानी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट को फाइंड आउट करते हैं या अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं बाय टाइट्रेटिंग द रिएक्टेंट। अगर उनमें से कोई एसिड है अगेंस्ट ए बेस, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगेंस्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट।
इस तरह मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट पे भी ये काम किया जा सकता है और इस तरह आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाता है। जैसे कि बेटा आप इस वक्त इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स नजर आ रही हैं, उनमें मुख्तलिफ एलिकोड्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। एलिकोड वो समान अमाउंट होती है रिएक्शन मिक्सचर की, जो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाली जाती है, जिसको फिर केमिकली ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्योंकि वो केमिकली ट्रीट हो जाती है, इसलिए इन रिएक्शन मिक्सचर को जो एलिकोड्स की शक्ल में मौजूद है मेन रिएक्शन चैम्बर में वापस नहीं डाला जाता। तो केमिकल मेथड का जो ड्रॉबैक है सिर्फ वो यही है कि आपका एलिकोड जाया हो जाता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये मैनुअल मेथड है, यानी कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो इंस्ट्रूमेंट रिजल्ट निकाल रहे हैं उनको एंडोर्स करने के लिए केमिकली भी साथ करता है, खुद मैनुअली करता है उस रिएक्शन को, ताकि पता चल जाए कि इंस्ट्रूमेंट कहीं खराब तो नहीं हो गया। समटाइम कैलिब्रेशन की भी जरूरत पड़ जाती है, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना है या दोनों रिजल्ट्स को आपस में मैच करना है कि मामला ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये था बेटा केमिकल मेथड। तो अब तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया जी? डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आज के लेक्चर का हमारा दूसरा टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे बात बड़ी सिंपल सी है कि जब तक हम मैच बॉक्स में से मैच स्टिक को बाहर निकालकर उसके साइड में लगे हुए एक स्पेशल किस्म के मटेरियल के साथ उसको फ्रिक्शनल फोर्स के साथ एनर्जी प्रोवाइड ना करें, वो जलती नहीं। सिमिलरली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में पेट्रोल उनकी टैंक्स में मौजूद होता है और यह हवा की ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी के साथ बर्न करना शुरू कर देता है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है। बट ऑल दीज रिएक्शंस जो मैंने पहले बयान किया, दूसरा बयान किया और बहुत सारे और रिएक्शंस, नो डाउट दे आर स्पॉन्टेनियस बट दे हैव टू बी ट्रिगर्ड, यानी इनको ट्रिगर करना पड़ता है फिर जाकर ये होते। तो बेटा याद रखें कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं और इनइफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं। ये जैसे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है यहां पर। तो बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो अगर वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद दे फ्लाई अपार्ट एज दे वर, यानी जिस तरह के वो थे उसी तरह से वो वापस चले जाते हैं, तो इस तरह के कोलिजन को नाम दिया जाएगा इनइफेक्टिव कोलिजन। रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर बट रिमेन रिएक्टेंट, वैसे का वैसे ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा एक की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, एक की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, जैसा कि इवेपोरेशन वगैरह में होता है। तो इवेपोरेशन में ये तो नहीं होता कि वाटर के मॉलिक्यूल केरोसिन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस एरिया सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, केरोसिन ऑयल का मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन केरोसिन ऑयल रहेगा, वाटर रहेगा, गैसोलीन रहेगा, एसीटोन रहेगा। लेकिन जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो इट मींस के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव सो मच एनर्जी दैट व्हेन दे कोलाइड देयर कलेक्टिव एनर्जी इज इंक्रीज्ड और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी है हमने कि जनाब हमारे पास दो रिएक्टेंट है A2 और B2, इन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है 2AB में कन्वर्ट होना है। लेकिन जब इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है तो पता चलता है कि A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल से टकराकर मोमेंटरीली इस दरमियान वाली एंटिटी में कन्वर्ट होता है और इस एंटिटी का नाम रखा गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम रखा गया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दोनों से ज्यादा होगी।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा क्या बेटा? अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप वाला टॉपिक आप पढ़ें, छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपको बताता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसी एंटिटी है which has very unusual bonds, उसमें को गैर मामूली बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये जरा देखिए कि A और A के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, B और B के दरमियान मौजूद है। लेकिन जब आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिखते हुए नजर आ रहे हैं तो A और A के दरमियान भी डॉटेड लाइन बनी हुई है, A और B के दरमियान बनी हुई है, B और B के दरमियान बनी है, तो कितने बॉन्ड बने हुए? एक ही वक्त में B ने शायद 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक ही वक्त में शायद A ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से आपके लिए एक स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। SN2 मैकेनिज्म में जब SN2 मैकेनिज्म में जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो आप देखिए ये दरमियान में आपको इस वक्त नजर आ रही है एक एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दोनों एक ही बात होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 5 बना रहा है, कुछ लोग कहेंगे सर 3 बना रहा है, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि दोनों सूरतों में कार्बन बड़ा गैर मामूली सिचुएशन से गुजर रहा है, इसलिए तो इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, इसलिए तो इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जा रहा है। एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांजिशन स्टेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ये नहीं हो सकता कि आप रिएक्शन को यहीं पर ठंडा कर दें, शदीद ठंडा कर दें, या कुछ यू आर स्पेलिंग ए मैजिक और उसमें से जनाब आप रिएक्शन मिक्सचर में से आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालेंगे, ये नहीं होगा। अब आप देखिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टेंट से भी डिफरेंट है और प्रोडक्ट से भी डिफरेंट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अनचार्ज हैं, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इंसान चार्ज नजर आ रहा है आपको। इस हवाले से भी है कार्बन की वैलेंसी रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी 4 है, दरमियान में पता नहीं कितनी है, 3 और 5 के दरमियान में कुछ लग रही है सिचुएशन। तो ये बात अब वाज़ेह हो गई हमें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड्स जो है ना, पुराने बॉन्ड अभी बन रहे होते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, पुराने बॉन्ड्स अभी टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स अभी बन रहे होते हैं। तो उसके बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये प्रोडक्ट में ही क्यों कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो वो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों सूरतें जो हैं मुमकिन है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ग्राफ को जरा बाद में देखिएगा, लेकिन नीचे ग्राफ के वाले हिस्से में देखें कि आपको नजर आएगा कि कुछ कुलियंस नजर आ रहे हैं जिनको इफेक्टिव कुलियंस का नाम दिया जा रहा है। कुछ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें शायद एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद अगर उनके पास वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है जिसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर एक रेड और ब्लू जो बॉल है वो आपस में यूनाइटेड है और 3 बॉल्स जो है ना वो उसके यूनाइटेड है रेड वाले। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पर आ रहे हैं तो 3 वाले हिस्से में एक ब्लू हो चुका है और 2 वाले हिस्से में दोनों रेड मौजूद है, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह के कुलियन को इफेक्टिव कुलियन कहा जाता है। ऐसा कुलियन जिसमें प्रोडक्ट बन चुके हों, जिसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम इफेक्टिव कुलियन का नाम देंगे, जैसे कि आपने इस वक्त डायग्राम में देखा। तो बेटा इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो ये बात हम वाज़ेह तौर पर समझ चुके कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकते। वी हैव टू प्रोवाइड अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और किताब की डेफिनेशन के मुताबिक द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट्स so that they get converted into products in addition to the average kinetic energy। यानी ये रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी उनको अवेलेबल है, इसके अलावा आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। दर हकीकत एक्टिवेशन एनर्जी इज ए बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपने रिएक्टेंट्स को धकेल कर पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर पहुंचाना है
फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स खुद बहुत प्रोडक्ट साइड पर चले जाएंगे, ये खुद बहुत प्रोडक्ट साइड पर चले जाएंगे। अगर रिएक्शन जो था ना वो एक्सोथर्मिक है तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स हायर लेवल पर है और दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स लोअर लेवल पर है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी दोनों से ही ज्यादा है। तो बेटा इस ग्राफ में आप ये भी देख सकते हैं कि हम दो किस्म की एक्टिवेशन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, एक प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों ये देखना है आपने, इस ग्राफ में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, ये नेक्स्ट ग्राफ हमने आपको डिस्प्ले कर दिया है, इसमें ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर देन दैट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जबकि यही ग्राफ अगर प्रोडक्ट के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रा किया जाए तो आप उसमें देखेंगे कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और रिवर्स वाले की ज्यादा होगी। तो बेटा इस डिस्कशन के बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कांसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी आखिर क्या है। सर कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, दे नीड नॉट टू बी ट्रिगर्ड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल को वाटर से मिलाएं, यानी आपने कुछ रगड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सोडियम मेटल को पानी में फेंकना है या बहुत एहतियात से रख देना है। इवन आप अगर आइस पे भी रख देंगे तो यही होगा काम, जो इस वक्त आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। क्या होगा जी, एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन खुद बहुत स्टार्ट होगा। सर ये कैसे स्टार्ट हो गया? आप तो कह रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगा, वैसे तो स्टार्ट ही नहीं होता। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी प्रोवाइड किए बगैर खुद बहुत स्टार्ट हो जाएं, इसका मतलब सिंपल सा है कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी गैर मामूली तौर पर कम है, यानी रिएक्टेंट्स के पास जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है वो ऑलरेडी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो बस जैसे ही रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सोडियम मेटल की मैंने एग्जांपल दी और बहुत सारी और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि अगर आप फास्फोरस को ओपन एयर में लेफ्ट कर देंगे, यानी खुला छोड़ देंगे, वो जलना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में आपके सामने, आंखों के सामने जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन को मिलाकर जो टोटल एनर्जी बनती है वो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, P2O3 बनना शुरू हो जाता है और सम टाइम P2O5 भी बन जाता है। तो ये था बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक। तो बच्चों हमारे आज के लेक्चर का तीसरा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी उन फैक्टर्स का यहाँ पर मुताला किया जाएगा जिनको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। ज्यादातर केस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना होता है, तो हम इसी बात को स्टडी कर रहे होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है? बहुत आसान सी बात है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, एक सोडियम और वाटर की और एक सिल्वर और वाटर की। सर आपने सिल्वर मेटल को क्यों सिलेक्ट किया? तो बच्चे सिल्वर मेटल और सोडियम मेटल में एक चीज कॉमन है और वो है बोथ आर मोनोवेलेंट, यानी सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो सिल्वर ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जिसकी वजह से दोनों मोनोवेलेंट बनेगी। अब सोडियम किस तरह से रिएक्ट करता है वाटर के साथ? ये इस वक्त ये वही तस्वीर है जो थोड़ी देर पहले भी हमने देखी थी। आप देख सकते हैं इस पिक में वाज़ेह तौर पर कि सोडियम मेटल किस वायलेंटली तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है वाटर के साथ। द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज वायलेंट रिएक्शन, जबकि अगर सिल्वर के साथ वाटर को रिएक्ट किया जाए तो सिरे से कोई रिएक्शन नहीं होता ही नहीं है, रिएक्शन, नो रिएक्शन एट ऑल। आयरन को रिएक्ट किया जाए तो आयरन एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम को गर्म करके रिएक्ट कराना पड़ता है। सिर्फ अल्कली मेटल्स की ही बात कर ली जाए तो टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी विद वाटर बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज होती है, गैर मामूली तौर पर इजाफा है। यानी लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रूम टेम्परेचर पर हल्का सा धुआं शुआ निकलता है।
सोडियम मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं वायलेंट रिएक्शन चल रहा है। पोटाशियम बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। सीजियम और रुबिडियम को तो जब आप कंटेनर से बाहर निकालते हैं, जो सील कंटेनर होता है, तो वो जो हवा में मौजूद मॉइस्चर और हवा में मौजूद एयर है, ऑक्सीजन है, उसी से एक्सप्लोड हो जाती है, यानी रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो पहला फैक्टर हमारा क्या निकला बेटा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। द नेक्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसके मतलब बेटा हम सेरा से बहस कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के सिलसिले में भी आ गया, रेट लॉ में भी आ गया। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। और इसलिए एक कॉमन सेंटेंस जो बोला जा रहा होता है वो क्या है बेटा, कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ए डिक्रीजिंग फिनोमेना विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती चली जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। द नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। कोई एक सिंगल केमिकल रिएक्शन भी ऐसा नहीं है कि जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ना हो विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एक बहुत ही गैर मामूली एग्जांपल के लिए मैंने ये फोटोग्राफ सेलेक्ट की है। ये हमारा बेटा सुबह का नाश्ता होता है, आमतौर पर हम इसको बड़े शौक से खा रहे होते हैं। हलवा पूड़ी आपको नजर आ रही है। कैन यू टेल दैट कि ये जो पूड़ी इस ऑयल में तली जा रही है, इसको फ्राई होने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 7 to 9 seconds, मुकम्मल हो जाता है। तो होता क्या है, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उस पूड़ी को जब फेंका जा रहा होता है, उसके अंदर यानी थ्रो किया जा रहा होता है, तो उसको बिल्कुल बारीक सी लेयर बनाकर वहां पर थ्रो किया जाता है। तो जितना उसको बारीक किया जाएगा वो उतनी जल्दी पकेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप गोश्त का एक बड़ा पीस लेकर उसका हंटर बीफ बनाने की कोशिश करें, उसको फ्राई करने की कोशिश करें, उसको रोस्ट करने की कोशिश करेंगे, इट टेक्स आवर्स। पहले तो उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है और फिर बड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन उसके मुकाबले में उसी गोश्त का अगर आप कीमा बना लें, कन्वर्ट द मीट मटन बीफ इनटू मिन्स, तो वो 4 से 5 से 10 से 15 मिनट में गल जाता है बड़ी आसानी के साथ। यानी जैसे ही आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। द नेक्स्ट वन इज लाइट। टॉपिक किताब में लाइट ही लिखा हुआ, मैंने इसलिए लाइट लिख दिया। एक्चुअली इट शुड बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो भी सिर्फ उनके लिए जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी ऐसे तमाम रिएक्शन दैट आर फोटोकेमिकल इन नेचर, जिनको ट्रिगर होने के लिए, जिनको चलने के लिए लाइट एनर्जी इज द ओनली सोर्स। तो फिर जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को इंक्रीज किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि इस वक्त आपको यहां पर फोटोसिंथेसिस की एक डायग्राम नजर आ रही है। जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। जितनी लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का हमने जिक्र किया, हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का भी जिक्र किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके मुतालिक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, जिसके मुतालिक लोगों ने बुक्स लिखी हैं, रिसर्चेस की हैं और अभी तक चल भी रही हैं, वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।